Hello everyone, this is Sanchi Chabra over here. Welcome to you all. Today I am going to discuss about the conditions for the solvability of a linear equation. So in previous lecture we have seen this thing that how can we solve the pair of linear equations in two variables. Now in this particular lecture we'll see the conditions for the solvability of that very equations only. Let's understand this concept with the help of the examples. So here I've taken the three examples. This is one set of the linear equations. This is the another set. This is the third one. If you look at this set, here we have the equation x plus 3y minus 6 equal to 0. Here 2x minus 3y minus 12 equal to 0. Find out the solution for the first one. I'm using a graphical method over here. If I have to plot this equation, if I have to represent this equation graphically, then what I'll do is instead of x once I'll put 0, instead of y another case we'll put 0. So we got the solution first 0 2 and the another one 6 0. Similarly for the second equation you will do the same. X की जगह 0 रखा, फिर y की जगह 0 रखा. फर्स्ट सोल्यूशन क्या आया 0, -4. सेकेंड क्या आया 6, 0. If you look at the graphical way of representing it, what you have to do, x-axis and the y-axis, the first solution set 0, 2. Here you have plotted 0, 2. Then 6, 0. Here you have plotted this. Now you will be joining this with this. You got this line. इस line की equation क्या थी? x plus 3y equal to 6. अभी यहाँ पे x-axis पे you have taken up a scale of 2, so you have to specify 1 centimeter is equals to 2 units. y-axis पे it is of 1 unit. आपकी मर्जी है, आपको specify करना है तो आप कर सकते हो. Second equation की solution set क्या है? 0, -4. This is the point. 0, -4. Then 6, 0. Isn't it? If you look at this, these are the two lines which are intersecting at a point. यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कौन से वाली सेट ऑफ लाइंस होती हैं? दीज आर नोन एज दी इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है ना. अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था कि वन सोल्यूशन और वी से इट इज़ अ यूनिक, हम कह सकते हैं वन यूनिक सोल्यूशन वी हैव. अगर हमारे पास वन यूनिक सोल्यूशन है वो क्या होगा? 6, 0. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी योर सोल्यूशन. सो ये ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशंस को क्या करेगी? सेटिस्फाई. तो दिस इज़ योर सोल्यूशन. इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते थे? इट इज़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम, इज़न्ट इट? ओके. अब हमारे पास यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है. अगर हम बात करें सिर्फ x के कोफिशिएंट्स को 1/2 आ जाएगा. अगर उनके रेशो की बात करूँ, ये क्या है? 1/2 इज़ बेसिकली द रेशो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स का रेशो है. अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिखा था तो सेकेंड इक्वेशन को नीचे लिखूंगी. ठीक है. अगर हम रेशो बात करें कोफिशिएंट्स ऑफ y की तो वो कितना आएगा? 3/-3. इसे रिड्यूस करोगे तो -1 आ जाएगा. ये क्या है? रेशो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y. अब हमने y के कोफिशिएंट्स का रेशो लिया. क्या इन दोनों के रेशोज़ का कोफिशिएंट सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कौन सा केस था हमारे पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस का. ठीक है ना. अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो जो रेशो होगा किसका? कोफिशिएंट ऑफ x का, वो नॉट इक्वल होगा किसके? रेशो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y. अगर रेशो लेते हुए अगर पहली इक्वेशन ऊपर ली है तो x के केस में भी फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऊपर आएगा और y में भी फर्स्ट इक्वेशन का ही कोफिशिएंट ऊपर आएगा. अगर जनरल फॉर्मेट होता हमारे पास इक्वेशंस का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ठीक है. दूसरा होता a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये हमारे पास जनरलाइज्ड केस है. तो सिस्टम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है. रेशो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x मतलब a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल होगा किसके? b1/b2 है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. हमारे पास जो रेशो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x हैं वो किसके इक्वल नहीं होंगे? रेशो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ y. और अगर हम और इसको हम अदरवाइज क्या बोल सकते हैं? अगर हमारे पास जनरलाइज्ड केस हो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2.
B2. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ओके, ये केस था हमारे पास इंटरसेक्टिंग में. अगर हमारे पास जनरलाइज्ड ये होता केस, इसमें C1 और C2 भी लेफ्ट हैंड साइड ही लिखोगे. ठीक है, ये केस है. यहाँ से क्या आ रहा है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2. अब सेकेंड केस की इक्वेशन देखना. दिस इज द सेकेंड सिस्टम. फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 9. दूसरा है 4x + 6y = 18. ठीक है, यहाँ पे अगर x को 0 लिया तो y 3 आ गया, और y को 0 लिया तो x 4.5 आ जाएगा. सिमिलरली सेकेंड वाली को भी देखोगे तो इन दोनों के सारे सोल्यूशन सेम आ रहे हैं. अगर सारे सोल्यूशन सेम आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. और इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, इसका ग्राफ एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई करे. अगर हम इसका ग्राफ देखें यहाँ पे देखो x एक्सेस और y एक्सेस पे दोनों पे 1 यूनिट लिखा था, तो यहाँ पे स्केल मेंशन करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, दोनों पॉइंट्स को 0,3 को यहाँ प्लॉट करेंगे. 4.5,0 यहाँ पे आ गया आपके पास. ठीक है, दोनों इक्वेशंस मतलब 2x + 3y = 9 भी इसी पे लाई कर रहा है, और 4x + 6y = 18 भी इसी पे लाई कर रहा है. अगर दोनों इक्वेशंस इसी लाइन पे लाई कर रही हैं, सेम ही हैं, मतलब सारे के सारे सॉल्यूशंस इनके कैसे आएंगे, सेम आएंगे. और वी से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और ये वाला कौन सा होता है सिस्टम, इट्स अ कंसिस्टेंट, है ना, या बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये कंसिस्टेंट सिस्टम है. या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट को और क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट. आई होप इट इज़ क्लियर. अब अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पे देखना जो रेशो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x की बात करें तो 2/4 कितना आ रहा है, 1/2. यहाँ पे 3/6 कितना आया, इट्स 1/2. ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. इनफैक्ट अगर 9 अभी राइट हैंड साइड पे गया हुआ है, अगर ये लेफ्ट होता -9 होता और ये 18 -18 होता, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, 1/2. तीनों के तीनों रेशोज़ आपस में कैसे आ रहे हैं, मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ x भी, कोफिशिएंट्स ऑफ y भी, और साथ में जो कांस्टेंट टर्म्स है जनरल का रेशो भी, वो तीनों रेशोज़ आपस में कैसे हैं, इक्वल है. तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पे देखो ये जनरल फॉर्मेट है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2. मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम होने के लिए या तो वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए था या इनफाइनाइटली. इंटरसेक्टिंग के केस में जो रेशो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x है वो नॉट इक्वल होता है रेशो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ y. अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे ये C1 और C2 लोगे, जैसे इसमें लिए हमने, तो आप इस इक्वेशन में पहले राइट हैंड साइड को 0 रखोगे. मतलब आपको पहले इस इक्वेशंस को ऐसे चेंज करना पड़ेगा. पहले इन इक्वेशंस को प्रॉपर फॉर्मेट ऐसे वाला लिखेंगे. फिर यहाँ से क्या है, 1/2 और 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. तो कंडीशन क्या आई, मतलब तीनों के तीनों रेशियोज आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे. इजंट इट. अच्छा, अब थर्ड सिस्टम को देखते हैं. 2y = 4 है, मतलब x + 2y - 4 और 2x + 4y - 12 = 0. पहली को सॉल्व किया, x को 0 लिया तो y2 आ गया, और y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब 0,2 एंड 4,0. यहाँ पे अगर किया तो 0 लिया तो y3 आ गया, और यहाँ पे y 0 लिया तो 6 आ गया. एक आया 0,3 और दूसरा आ गया 6,0. यहाँ पे देखो तो इसका 0,2 आपका ये रहा पॉइंट, ठीक है, और 4,0 ये रहा पॉइंट. यहाँ पे 2 का गैप है ऑन द x एक्सिस, तो यू विल मेंशन इट ओवर हियर. स्केल क्या लिखेंगे, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स. और अगर नहीं होता 1 यूनिट का, जैसे y एक्सिस पे 1 यूनिट का है, तो वहाँ पे स्पेसिफाई करो ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एक लाइन तो ये आ गई, ये किसका इक्वेशन है, x + 2y = 4 की. ठीक है, दूसरी वाली देखते हैं. 0,3 ये रहा पॉइंट, 6,0 ये रहा आपका, ये है 2x + 4y = 12 की. अब ये दोनों लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगी, ये दोनों पैरेलल लाइंस बन रही है. अच्छा, ये वाली कौन सी थी, ये हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो थे, सेम थे. और ये कौन सी लाइंस बन रही थी, कोइंसिडेंट लाइंस. ये कोइंसिडेंट लाइंस थी. और ये वाली कौन सी हैं, पैरेलल लाइंस. ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, ये पैरेलल लाइंस हैं. और इसमें कितने सॉल्यूशंस आएंगे, वील गेट नो सॉल्यूशन ओवर हियर, क्योंकि कोई भी इंटरसेक्शन का पॉइंट आएगा ही नहीं. कोई भी ऐसा कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा जो दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करे.
अब इसमें नो सोल्यूशन है और साथ साथ क्या आएगा यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। ये कौन सा सिस्टम होता है, इनकंसिस्टेंट। कौन सी केस है, पैरेलल लाइंस का केस है ना हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का रेशो क्या आएगा। x का अगर बात करें 1/2, इजंट इट। अच्छा, y की बात करें तो 2/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2। ये दोनों रेशोज तो आ गए इक्वल। अब लास्ट वाला भी चेक करते हैं, -4/-12, 1/3। क्या ये रेशो भी बराबर आया, नो। हमारे पास सिर्फ a1/a2 मतलब जो x के कोफिशिएंट्स हैं जनरलाइज्ड केस में वो किसके इक्वल आ रहा है, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन फॉर द सॉल्वेबिलिटी ऑफ द लीनियर इक्वेशन, हमारे पास 3 लाइन्स होती हैं। एक होती है इंटरसेक्टिंग, एक होती है हमारे पास कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट लाइन्स का केस है, और लास्टली हमारे पास पैरेलल लाइन्स का है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग के केस में हम कैसे जज कर सकते हैं, एक ही हमारे पास जनरल फॉर्मेट दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनसे कैसे पता चलेगा, अगर इस इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, ये हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद अगर पैरेलल लाइंस की बात की जाए, मतलब जहाँ पे नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, मतलब अब हम सिर्फ होंगी उनसे ही हम बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आएंगे या पैरेलल आएंगे। कई बार कैसे होता है कि हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो बोलेंगे पहले चेक करो कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं है, क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। तो उस केस में हम रेशोज निकाल के चेक करते हैं। पैरेलल के केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। Let's do one question based on the same. Have a look at the question. You have to find out whether the following pair of linear equations, हमें एक pair of linear equations दी हुई हैं, एक ये रही और दूसरी ये, कि ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, ये चेक करना है। अगर इसको चेक करना है तो सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास जनरलाइज्ड केस क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 3 से 4x प्लस 6y इक्वल टू 8 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 24 हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करें, a1 क्या आएगा जनरलाइज फॉर्मेट से 4, b1 क्या आएगा 6 और c1 कितना आएगा -24। ठीक है, a2 कितना आएगा यहाँ पे 2, b2 3 और c2 कितना आ गया -12। ठीक है, अब हम चेक करते हैं a1/a2 कितना आ रहा है 4/2। ठीक है, 2 हो गया। अब हम चेक करते हैं b1/b2 कितना आ रहा है 6/3, 2। ये आया a1/a2, ये b1/b2। अब चेक करते हैं c1/c2 कितना आ रहा है, ये कितना है -24 और ये है -12, कितना आया 2। अगर हम यहाँ पे देखो तीनों केसेस में किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है इन ऑल द 3 केसेस। इसका मतलब तीनों रेशोज आपस में कैसी हैं, इक्वल है। अगर ये इक्वल कौन से वाले केस में होती थी, तीनों इक्वल कौन से केस में होती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इजंट इट। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो वो पर्टिकुलर सेट क्या बन जाता है, कंसिस्टेंट। आपको यही बताना था कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। हमारे पास आंसर क्या आया, कंसिस्टेंट, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे थे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या थी, अगर तीनों के तीनों रेशियोज आपस में कैसे हो जाएं, इक्वल। फर्दर वी हैव द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंडीशंस of the solvability of the linear equations, which we'll take up in the upcoming video. Okay, that's all for today. Thank you. Thanks for watching my video. Bye. Take care.